नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताज़ातरीन खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आकांक्षी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीकेयू ने किसानों के लिए मांगा 1.5 लाख करोड़ का पैकेज। अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस पर कृषि यंत्रों के साथ प्रदर्शन, कहा किसानों को नजरअंदाज कर रही है सरकार। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उठाए कई कदम। रिवर्स रेपो रेट में कटौती के साथ वित्तीय संस्थाओं की मदद, किसानों के लिए खास राहत का नहीं हुआ ऐलान। यूपी में कागजों पर चालू हो गए गेहूं खरीद केंद्र, कहीं कंप्यूटर नहीं तो कहीं पर नहीं है अनाज रखने की जगह। खरीद केंद्रों से मायूस होकर लौटने को मजबूर है किसान। सब्जी से लेकर खीरे तरबूज उगाने वाले किसानों के लिए लॉकडाउन बना मुसीबत। बाजार न मिलने से खेतों में सड़ने लगा फल, दाम गिरने से भी बढ़ा किसानों का घाटा। अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से उबारने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 25% अंक की कटौती का ऐलान किया है। अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गया है। इससे बैंकों को आम जनता को कर्ज देने में आसानी होगी। आरबीआई ने नाबार्ड और दूसरे वित्तीय संस्थाओं में नकदी का संकट दूर करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसमें नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे ग्रामीण बैंकों तक पैसा पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। वहीं शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। लॉकडाउन के बावजूद कई राज्यों में खरीफ सीजन में बुआई का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून अच्छा रहने का अनुमान लगाया है। इससे गांव में पर्याप्त मांग रहने की उम्मीद है। Such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department IMD forecast a normal southwest monsoon for 2020 season, with rainfall expected to be 100% of the long period average. These are early developments and they bode well for our rural demand. आरबीआई के फैसले कितने राहत भरे हैं, खासतौर से ग्रामीण भारत के लिए? इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री और जेएनयू में प्रोफेसर प्रवीण झा से फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। हमारे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट प्रवीण झा। प्रवीण जी, ये समझाएं कि आरबीआई की आज प्रेशर हुई, उसमें सबसे जो मुख्य बातें जो आपको रूरल, अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूछूं तो क्या चीज़ आपको स्ट्राइक की कि क्या होना चाहिए था और क्या निकला उस प्रेशर में? देखिए, वो प्रेशर एक तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अगर हम कहें तो एक नॉन इवेंट था। अगर बहुत एक हम काइंडली उसको देखना चाहते हैं, अगर उसको एक क्रिटिकल ढंग से देखना चाहते हैं तो ये एक तरीके का मजाक था। आप कहते हैं कि साहब वो नाबार्ड के माध्यम से जो है 25,000 करोड़ का आवंटन हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि समस्या कितनी गहरी है, पहले उसका तो सही एक असेसमेंट हो। क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से काफी चरमराई हुई थी और अभी जो स्थिति बनी है, जो कोरोना का जो संकट आया है, उससे पूरी व्यवस्था पे और जबरदस्त एक समझिए कि प्रहार हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की सप्लाई जो चैनल्स हैं वो एक तरह से ध्वस्त से हो गए हैं, लोग अपना सामान मंडी तक नहीं ला पा रहे हैं। तो ये बताइए कि इसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिए गए हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स को थोड़ी सहूलियत होगी आगे लोगों को रुपए देने में, कर्ज लेने में। इससे कितनी हेल्प मिल पाएगी किसानों? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो राशि जो है, जो एक समस्या है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उपयुक्त नहीं है, काफी अनुपयुक्त सी है, काफी कम है। और दूसरी बात ये है कि ये किस काम के लिए इसका इस्तेमाल होगा। क्या जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं अभी, मसलन चाहे वो तमाम किस्म के इनपुट्स हों उसकी खरीदारी के लिए, या किस किस्म के लिए दिया जाएगा, इन सब पे एक विस्तार से जो एक असेसमेंट होना चाहिए। तो पहले तो जमीन का आप असेसमेंट करें और उसके बाद देखें कि भाई क्या उनकी खास जरूरतें हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं इस राशि से। तो उसके बारे में जो है ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। जब तक वो स्पष्ट होता नहीं है तो कहना कि इससे कुछ होगा, और जैसा मैंने कहा कि राशि अपने आप में ही जो है थोड़ी अनुपयुक्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ
जो समस्या है, एक तो जो मंडी में जो उनका अनाज है वो या तमाम किस्म के और जो उत्पाद हैं, जानकारी ये मिल रही है कि मुश्किल से 5 से 10% तक वो ले जा पा रहे हैं। इसका मतलब जबरदस्त खामियाजा वो भुगत रहे हैं। तो उनकी आय जो है बिल्कुल चरमरा सी गई है। उससे हो ये रहा है कि वो जो बेचना चाहते हैं उसके लिए उनको उपयुक्त मूल्य मिल नहीं रहा है, लेकिन जो बाकी उनकी जरूरत की तमाम किस्म की चीजें हैं, खाद्यान्न भी उसमें ले लें, क्योंकि बहुतों के पास वो सेविंग होता नहीं है, तो उसकी कीमत जो है वो काफी बढ़ गई है। जी, ये कहा जा रहा है कि आरबीआई प्रेशर में इस बात पे जोर दिया कि जो खरीफ की बुआई है वो सामान्य गति से चल रही है, मॉनसून चूंकि अच्छा है तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, और जो इन्फ्लेशन है वो काबू में है। इन पॉइंट्स को आप किस तरह से देखेंगे किसानों के लिहाज से? देखिए, जहां तक रबी की जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, उसको लेके समस्याएं जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। जहां तक मॉनसून अच्छा होगा और उसके लिए जो है एक बुआई और उसकी सारी प्रक्रिया अच्छी चल रही है। अब ये तो एक अजीब सी बात लगती है जब उनके पास एक तो पूरा का पूरा माहौल जो है लॉकडाउन वाला, उससे जो परेशानी है वो तो है ही, लेकिन जब तक आपके हाथ में पैसे नहीं हो आप क्या करेंगे? आपकी समस्या काफी गंभीर सी है। ऐसी स्थिति में जो है जो उसके लिए आवश्यक उपादान चाहिए आप लाएंगे कहाँ से? और अंततः अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये भी एक पता नहीं, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले मुझे लगते हैं, क्योंकि जमीन से जितनी सारी रफ्तें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनको अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि साहब महंगाई काफी बढ़ गई है। कंज्यूमर्स के लिए जो है, जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो काफी बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि स्थिति जो है कंट्रोल में है, ये एक खुशनुमा माहौल बनाने वाली बात है। उसके अलावा तो और मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। विकास दर की अगर मैं बात करूं तो कहा गया है कि आईएमएफ ने बोला है कि G20 देशों में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा 1.9%, और अगले साल तक का अनुमान दे दिया गया है कि 7.4% रहेगा। आपको ये क्या लगता है? ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जो जमीनी हालात हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं कहता हूं, जब आप बहुत आशान्वित मुद्रा में होते हैं तो आंकड़े भी जो है बहुत आशान्वित हो जाते हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी अच्छी छलांग जो है एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक, या 7.4 वाली बात या 7 और 8 के बीच वाली जो बात आ रही है, पता नहीं क्या उनका आधार है कि कैसे उसका ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि जो अपने सकल उत्पाद से जुड़े हुए जितने सारे कोरिलेट्स जो हैं, चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे जो मांग की बात हो, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे सप्लाई साइड में या डिमांड साइड में जो आप देखेंगे, सबकी स्थिति जो है काफी गंभीर है जी। और ये एक संरचनात्मक समस्या हो जाती है। जब एक बार इस तरह का धक्का पड़ता है तो आप संरचना को रातों रात नहीं बदल लेते हैं, नहीं बदल सकते हैं जी, वो हमारी हैसियत है नहीं। एक और बात बताएं कि यानी कि जो इंजेक्शन है, आपको फिर लग रहा है कि एक बार जो एक राहत का, विकास का जो इंजेक्शन है, वो एक बार फिर उसमें जो गांव को प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है अभी भी? बिल्कुल, गांव तो हाशिए पे हैं और वो होगा यही कि फिर कोई जो है आप जैसे वो किसान निधि योजना जैसी चीज को लेकर उसका डंका आप बजाने लगते हैं और वो समस्या जो है, जो गंभीर संरचनात्मक समस्या जो है, वो हाशिए पे रह जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस इनसाइट के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और मौसम से नुकसान उठाने वाले किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, लेकिन फसल काटने को लेकर परेशान है। सरकार ने मशीनों की छूट दी, कंबाइन मशीनों की छूट दी है, लेकिन सही सूचना और जुर्माने के डर से मशीनों के मालिक फसल काटने के लिए आने से डर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सभी गरीबों को राशन, गैर पंजीकृत और मनरेगा मजदूरों को आर्थिक राहत देने की भी मांग की है। राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का सवाल उठाया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि चीनी मिल मालिक पीएम केयर्स में
पैसा दे रहे हैं, लेकिन किसानों का बकाया नहीं दिया जा रहा। इसके साथ उन्होंने एक खबर साझा की है जिसमें चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग ने सीएम केयर्स फंड में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए जमा किए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की मांग की है। 17 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के मौके पर एकजुटता दिखाने के लिए किसान अपने घर के बाहर अपने कृषि यंत्रों के साथ खड़े हुए। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम और खाद्य मंत्री पर्याप्त अनाज भंडार होने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जिस किसान के बल पर यह अनाज भंडार है, इस महामारी के समय सरकार ने उस किसान को ही भुला दिया है। किसान सम्मान निधि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 30% किसान तक सीमित है। खेती किसानी के लिए नकदी की कमी दूर करने के लिए अलग से 1.5 लाख करोड़ का पैकेज देने की उन्होंने बात कही है। वहीं खेती के लिए मनरेगा से मजदूर मुहैया कराने और खेतीहर मजदूरों को 1000 रुपए की मदद देने की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से किसान संघर्ष दिवस और किसानों की मुद्दों पर फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस है और इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत जी, राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष किसान दिवस है, इसमें इस समय कोरोना के समय किस तरह के संघर्ष की तैयारी है किसानों की? देखो, तैयारी हमारी ये है कि सोशल डिस्टेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। WHO की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमने कहा कि किसान अपने घर में रहेगा, किसान अपने खेत में रहेगा और अपने वहां पर अपना काम करता हुआ आज के दिन को याद करेगा। उन जो किसानों ने संघर्ष किए हैं और पूरी दुनिया में उनको याद करेगा और अपने जो कृषि यंत्र है उनको साफ सफाई करेगा, उनके साथ तो अपने फोटो शेयर करें, ये हमने उनको कहा है। और एक उसका स्लोगन भी हमने दिया है, एक नारा भी दिया है कि और चुप नहीं रहेंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। तो उसका ये है कि हम आने वाले टाइम पे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा पूरी दुनिया में, ये कुछ का स्लोगन दिया गया है। ये आंदोलन की या आप चुप नहीं रहेंगे, ये जो फीलिंग सामने रखी है, इसके पीछे सोच क्या है? खास तौर से कोरोना के समय में जितने भी राहत पैकेज सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसमें आपको लगता है कि किसान पर फोकस रहा? नहीं, किसान पर फोकस नहीं रहा। और हमको भी उम्मीद थी कि जब सेकंड डाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन या सेकंड, तो इसमें ठीक है, जैसे दूसरे उनको पैकेज दिया गया है तो किसानों को भी पैकेज दिया जाएगा। लेकिन उसमें भारत सरकार की तरफ से तो खास करके प्रधानमंत्री जी ने जैसे डॉक्टरों का नाम लिया है, जैसे सफाई कर्मचारियों का नाम लिया है। किसान की बड़ी तादाद में आज इस तस्ती में लगा हुआ है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है और वो देश को अनाज उत्पादन करके दे रहा है, क्योंकि भूख से नहीं मरने देगा किसान। उनका भी नाम लेना चाहिए था। उसके लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के हमने पैकेज की जो डिमांड रखी है, हमने भारत सरकार से रखी कि इनको पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो लेबर है वो बहुत महंगी है आज की तारीख में और बहुत बुरी कंडीशन में आज किसानों को काम करना पड़ रहा है। तो अब आप जब साइलेंट रहकर एक दबाव बनाना चाहते हैं, एक नए तरीके से अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस पर, तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? हमें बिल्कुल सुनी जाएगी, भारत सरकार हमारी बात सुनी जाएगी और हम अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात सरकारों को देंगे और उनके ट्विटर हैंडल पे उनको चिट्ठी लिखते ये हम सब लोगों को कहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो अकाउंट है उसमें आप चिट्ठी लिखें, उसमें दें, उनकी फेसबुक पर जाए, उनको सब चीजों पर डाल देंगे। ये आज तो शुरुआत ये होगी कि 1.5 लाख करोड़ का हमने पैकेज मांगा है कृषि के लिए। और खास करके बहुत से जो छोटा किसान हमारा था, जो फूल का किसान हमारा था वो बर्बाद हुआ, जो हमारा दूध का किसान था वो हमारा बर्बाद हुआ, जो हमारा फ्रूट का किसान था वो बर्बाद हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जो किसान हमारा वहां से माल लेकर दिल्ली और बड़ी बड़ी मंडियों में जाता था, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। मधुमक्खी पालन हमारा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया।
इनको इन पर छूट देनी चाहिए तुरंत और इसको रिपेट देना चाहिए सरकारों को। तो इससे पहले भी सरकार एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया सरकार ने और बोला कि हमने शुरुआत ही गरीब वर्ग को राहत देने से की। 1.74 लाख करोड़ का जो पैकेज है, क्या उससे आपको लगा कि किसी भी तरह की राहत पहुंची फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन में, और आगे सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन में हम इन किन चीजों का ख्याल रखें खेती किसानी के लिहाज से कि आगे भी नुकसान कम से कम रहे और किसानों को राहत मिले? अभी राहत नहीं मिल पाई इस हिसाब से। जैसे आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगा लो तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत है। यहाँ पर जो फसलें हैं वो गेहूं गन्ने की फसलें ज्यादा हैं अभी, तो उसमें थोड़ी सी राहत है। लेकिन जो हमारा मधुमक्खी का किसान था, जो राजस्थान में मधुमक्खी पालन करता था, राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा हो गया और वहाँ पर पानी भी नहीं है, उसको हिमाचल जाना था मौसम के हिसाब से, उसको रोक दिया, उसको परमिशन नहीं दी गई, उसको बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा है। फिर नुकसान की भरपाई की हमने बात करी कि उनको तुरंत सहायता दी जाए, क्योंकि बहुत महंगे बीज सीराते हैं इनके और वो किसान पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसको राहत देने की जरूरत है और इसमें भी ढील देने की जरूरत इनको है। अब खरीफ की बुवाई के लिए आगे की जो इनपुट कॉस्ट चाहिए उसके लिए किसी तरह की राहत राशि, कुछ पॉलिसीज में किसी तरह की राहत की मांग? नहीं, उसमें हमारे को सारी का ये है कि जो भी आते रहेंगे, अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो जो भी फसलों की बुआई होती चली जाएगी उसी टाइम पर उनको देखते चले जाओ। अभी तो जरूरत नहीं है कि वर्कशॉप खुले, स्पेयर पार्ट नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर कटाई का समय हो गया, स्पेयर पार्ट बाहर से नहीं आ रहा, तो वो खुलना चाहिए। और जहाँ पर बुआई शुरू हो गई है वहां पे उनको पैकेज देना चाहिए। तुरंत सरकारों को एग्रीकल्चर को बचाना होगा। पूरी दुनिया में कृषि ही एक ऐसा साधन है कि जो पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को बचा सकता है। जो भूमिहीन किसान है, गांव में रहता है, बगैर जमीन के जो किसान है, उनको भी सरकारों को राहत देनी चाहिए, पशु के आधार पर उनको देनी चाहिए। तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने जो पॉलिसी लेवल पर जो डिसीजंस लिए हैं, क्या आप उनसे अभी तक खुश हैं या किस तरह का कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं किसान आज अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस पर कि उनकी पुकार, उनकी अपील कोई ठीक से सुने और उस पर तुरंत एक्शन ले? नहीं, अभी तो थोड़ी बहुत उन्होंने छूट दी है कि जैसे कृषि यंत्र अपने खेत में ले जा सकता है, जो स्पेयर पार्ट की दुकान है उनको खोलने की वो दी है, जो मिस्त्री की दुकान है, वर्कशॉप है, उसको खोलने की दी है, लेकिन सरकार की तरफ से राहत नहीं है। हमने कहा कि पूरे देश के किसानों का 1 साल का इंटरेस्ट माफ हो जाए, उससे भी बहुत त्रास हो जाएगी। बिजली का बिल है, नेहरू के पास है, वो माफ हो जाए, तो कोई ना कोई थोड़ी मदद किसानों को भी मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी ऐलान के मुताबिक गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या किसान अपना गेहूं बेच पा रहे हैं? हम आपको उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं ताकि आप भी ये अंदाजा लगा सके कि किसानों के लिए कितनी सहूलियत सरकार ने करके दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। टोकन वितरण नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन काश्तकार का गल्ला नहीं बिक पाएगा। इस बार गेहूं में स्थिति बड़ी भयावह है। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूं खरीद का ऐलान किया। कहा गया कि इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अब किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये गाजीपुर का मुंडेरा बुजुर्ग गेहूं क्रय केंद्र है। यहाँ गेहूं की खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? सुनिए किसान क्या कहते हैं। ये देखिए हमारा ये रजिस्ट्रेशन है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आया कि आप अपने नज़दीकी क्रय केंद्र से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कल आया यहाँ पर तो देखा कि कोई टोकन वितरण नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस दिन से सरकार का आदेशानुसार खरीद शुरू हुई है गेहूं की, 1 ग्राम भी अब तक किसी किसान का खरीदारी नहीं हुआ है गेहूं की। सभी किसानों का गेहूं तैयार है, हमारा गेहूं तैयार है। यहाँ हम खरीदारी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि धान ही यहाँ पड़ा हुआ है। जब तक धान ही यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ कोई जगह ही नहीं बची है गेहूं खरीदारी करने के लिए। सरकारी आदेश के बाद भी कर्मचारी और अधिकारी लगातार इसमें लापरवाही बरत रहे हैं और इस तरह की खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
साधन सरकारी समिति मुंडेरा बुजुर्ग में हम लोग का धान हर साल और गेहूं क्रय होता है। इस बार गेहूं में स्थिति बड़ी भयावह है। अभी तक तो यहाँ जब तक धान खरीदारी हुई है वो खुद नहीं गया है, कितने धान यहाँ पड़े हैं सड़ रहे हैं, वो धान हटेगा तो यहाँ खरीदारी कहाँ से हो जाएगी। अब इस खरीद केंद्र का नज़ारा देखिए। यहाँ पिछले सीजन में खरीदा गया धान अब तक खुले आसमान के नीचे पड़ा है। गेहूं खरीदने के लिए जगह ही नहीं है। इस पर खरीद केंद्र के अधिकारी की दलील भी सुन लीजिए। अभी हमारे यहाँ कुछ खरीदारी नहीं हुआ। हमको डीएस जो है मना किए हैं, कह रहे थे कि ऑनलाइन व्यवस्था होगी उसका टोकन लगाने की, तो हम बताएंगे तो करना। अभी हमको कुछ नहीं बताए हैं। ये तो रही केंद्र प्रभारी की बात। अब सुनिए जिला विपणन अधिकारी का बयान। केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 51 क्रय केंद्र एक्टिवेट कर दिए गए हैं। पीसीएफ संस्था का एक केंद्र नहीं एक्टिवेट हो पाया है। इस पे कर्मचारी पे किसी मसले में FIR हो गया था, तो उसे जहाँ पे कोई दूसरा सेंटर वो प्रस्तावित कर रहे हैं, इसको शीघ्र अनुमोदित करा के उसको भी संचालित किया जाएगा। गाजीपुर से अब चलते हैं हमीरपुर। यहाँ मोधा में 3 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए, बैनर टांग दिए गए और कर्मचारी भी तैनात हो गए। तो क्या गेहूं की खरीद शुरू हो गई है? लॉकडाउन के चलते जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन काश्तकार का गल्ला नहीं बिक पाएगा, लिहाजा इसकी कंप्यूटर वगैरह जहाँ चल रहे हैं इनकी व्यवस्था की जाए, खोला जाए इनको। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ खरीद शुरू क्यों नहीं हो पाई। इसके लिए आपको खरीद केंद्र के अधिकारी का बयान सुनाते हैं। हमारे पास असल में जो है कंप्यूटर वो लैपटॉप जो है नहीं हमारे पास। समितियों में ये है नहीं है किसी के पास, हमारे पास अभी हमारे पास है नहीं है। तो जब लैपटॉप की व्यवस्था हो जाएगी तब हम उसको जो है ऑनलाइन करके ही जो गेहूँ खरीद कर पाएंगे। यानी खरीद केंद्र खुले हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं और बिकने के लिए गेहूं भी है, बस नहीं है तो सिर्फ कंप्यूटर। अब एसडीएम का कहना है कि जल्द ही ये समस्या दूर कर ली जाएगी। नहीं, अभी जितने भी हमारे यहाँ जो केंद्र थे वो सब संचालित हो गए हैं। इसमें आवश्यक जितनी भी सुविधाएं थी उनको पूरा किया जा रहा है। और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटर है, ऑनलाइन सर्विसेज है, अभी लोग उतना उसमें जानकार नहीं, सबको बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जमालपुर के किसान गेहूं की कटाई कर चुके हैं। फसल खेत से लेकर घरों तक खुले में पड़ी है। किसानों को डर है कि अगर जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो कम दाम पर उसे निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। समस्या ये फसल जो मेहनत कर रहे हैं लोग, इसको सही वो नहीं पहुंच पा रहे। मेहनत अगर ये सरकारी हिसाब से बिकेगा तो सही पैसा मिलेगा, नहीं तो बढ़िया तो औने पौने भाव गिर लेंगे सर। जी सर, अभी मेन समस्या कांटे की आएगी। मेन जो है कि सरकारी जो दाम है उसमें गिरावट आ जाएगी, क्योंकि कांटा लगा नहीं है और उसमें बनिए को देना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा समस्या आएगी हमको। ये मानो हवा तेज़ आ जाए तो बेकार हो जाएगा, बारिश आ जाए हल्की फुल्की तो फिर 10-15 दिन के लिए मामला रुक जाता है कटाई का। ये है कुल मिलाकर हाल ये है कि यूपी में गेहूं खरीद की प्रक्रिया तो ऑनलाइन होनी है, लेकिन यहाँ लाइन पर कुछ नहीं है। सवाल ये है कि इसके लिए सरकार की नीतियाँ दोषी हैं या अधिकारियों की तैयारियाँ। और जवाब जो भी हो, लेकिन परेशान सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अमितेश सिंह, हमीरपुर से विनीत कुमार तिवारी और गौतम बुद्ध नगर से बिलाल सब्जवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गर्मियां आते ही तरावट देने वाले खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजे की मांग बढ़ जाती है। ये किसानों के लिए भी आमदनी का बढ़िया जरिया है, लेकिन लॉकडाउन ने इनकी खेती करने वाले किसानों की कमर ही तोड़ डाली है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में तरावट से भरने वाले ये मीठे रसीले तरबूज इन दिनों फीके पड़े हैं। इसी समय किसान इन्हें बेचकर अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ लॉकडाउन की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सर, मैं लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर आदि जिलों में भाड़े पे गाड़ी करके ले जाता था। तो अभी भी तो जा सकते हैं सर। लॉकडाउन है इसलिए समस्या है कि कहाँ ले जाएं, भाड़े पे साधन मिल नहीं रहे हैं। ये अकेले यूपी के बाराबंकी की बात नहीं है, बल्कि केरल के मलप्पुरम में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा उगाने वाले किसान भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। We have a huge production in compare previous years. We have face a big problem for marketing our products. पश्चिम बंगाल के गोलोज डोबा में तरबूज तैयार हो चुका है, लेकिन किसानों को इसे मंडी तक पहुंचाने का साधन नहीं मिल रहा।
फसल खेतों में खराब हो रही है और कमाई ठप पड़ी है। ऐसे में किसानों के सामने जिंदगी की गाड़ी खींचने का सवाल दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। अभी ये जो हो गया तुरमुज वो पक गया, लेकिन उसको कोई व्यापारी नहीं आ रहा है बाहर से, एवं बाहर से इसलिए हमारा जो तुरमुज है ना वो पच जा रहा है, कुछ खराब हो जा रहा है। इसलिए हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा पिताजी और बीबी बाल बच्चा कैसे खाएगा। আমাদের এই তরমুজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, যেরকম আমরা ধরুন লকডাউনের জন্য আমরা এই তরমুজটা বিক্রি করতে পারছি না, বাজারঘাট সব বন্ধ, গাড়ি বন্ধ, দূরের পাইকাররা আসতে পারছে না, আমরাও মাল নিয়ে যেতে পারছি না, পুলিশ প্রশাসন রাস্তাতে আটক করছে। इन फलों को उगाने वाले किसान तो परेशान हैं ही, इन्हें बेचने वाले भी घटती मांग की मार झेल रहे हैं। नागपुर के फल विक्रेताओं की माने तो इनकी मांग में भारी गिरावट आई है। फल खरीदने वाले ये हमसे पूछते हैं कि भाई इसमें फल पे थूक तो नहीं लगा है, और ऐसा तो नहीं है, दिल्ली से तो नहीं आए हैं, कैसा है क्या है, हमको पूछते हैं। तो हम तो सीधा बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई मामला है नहीं हमारे पास, और थोड़ा हमारे सेल पे फर्क पड़ा है, 50% सेल आया है। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है सर, 100% से एकदम 50% धंधा हो गया है, और लोग ज़्यादा सवाल जवाब पूछने लग गए हैं कि थूका तो नहीं लगा है, फल फ्रूट कहाँ से ला रहे हैं। किसानों को ये परेशानियां तब झेलनी पड़ रही हैं जब सरकार ने कृषि और किसानी को लॉकडाउन से बाहर रखा है, लेकिन साग सब्जी से लेकर फसल और डेयरी से जुड़े किसानों को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि ट्रांसपोर्ट और बाजार की समस्या दूर करने पर ध्यान दिया जाए, ताकि दूसरों का पेट भरने वाले किसानों को भूखमरी जैसे हालात से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता और यूथ विंग के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाट से बात की है हमारी सहयोगी अनिका आरन ने। कोहाट जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि देश भर से साग सब्जी, दूध, फूल, इन सब के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, वो बेहद परेशान हैं। एक आकलन के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान है, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा ही होगा। क्या आपके पास देश भर से इस तरह के नुकसान के कोई आंकड़े हैं, कोई आकलन है? अनिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फल सब्जी दूध के किसानों को भी सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन आइटम्स को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। किसानों को 3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला, लेबर नहीं मिल रही है, दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और तीसरी समस्या, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सबसे विचित्र बात यह है कि गांवों में जहां पे फल सब्जी दूध का प्रोडक्शन होता है, वहां पे इनका कोई खरीदार नहीं है, और शहरों में ये 3 से 4 गुना अधिक दामों पर बिक रही हैं। अगर हम बात करें टोटल नुकसान की, तो अभी उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अगर उदाहरण लें हम महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में 1 एकड़ अंगूर में लगभग लागत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की आती है। और जब उस अंगूर को हरियाणा या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भेजा जाता था, तो एक किसान को प्रति किलो लगभग 40 रुपए की आमदनी होती थी। तो टोटल मिला के उसको 4 या 4.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती थी 1 एकड़ अंगूर से, क्योंकि उसकी टोटल पैदावार 8 से 10 टन की होती थी। तो अभी ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है उसको कितना नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें टमाटर की खेती की, तो जिस किसान ने बुआई पहले की थी, तो उसकी कुछ हद तक रिकवरी हो चुकी है, लेकिन जिसकी लेट बुआई हुई थी उसकी बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है। तो टोटल अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये बात तो तय है कि जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना अधिक नुकसान फल सब्जी और दूध के किसानों को हो रहा है। तो यही कारण है कि किसानों को बचाने के लिए सरकार ने इन्हें लॉकडाउन से बाहर रखा था। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश भी दिए बीच में कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई जाए, जिससे जो भाव हैं उन पर एक सीलिंग लग सके। अब फिर भी आप ये बताइए कि किस तरह की आप लोगों की मांगे हैं, सुझाव हैं इस कोरोना के संकट के दौरान? अनिका जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को लॉकडाउन से छूट देने संबंधित आदेश 27 मार्च को जारी किए थे, लेकिन उसके बाद वो कई दिन तक जमीन पर लागू नहीं हुए, क्योंकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच कहीं कोई सामंजस्य नहीं था। और जो किसानों को भी सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि किसानों की फसलों की प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रही है। अभी कई राज्य सरकारों ने आदेश दिया कि 4-5 गांवों को एक यूनिट बनाकर वहां पे किसी सरकारी बिल्डिंग में फसलों की प्रोक्यूरमेंट की जाएगी, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में अब आढ़ती एसोसिएशन अड़ंगा डाल रही हैं और वो हड़ताल पे जाने की धमकी दे रही हैं। हमारी मांग ये है कि कोरोना वायरस एक प्राकृतिक आपदा है, ये पूरी मानवता पे खतरा है, और ऐसे समय में जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट में जो भी आढ़ती अड़ंगा डाल रहा है उनका लाइसेंस तुरंत सरकार द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए।
लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आढ़तियों के सामने कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो आदेश केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनको जमीन पर लागू करवाया जाए। अगर आप उनको जमीन पर लागू नहीं करवाएंगे तो उन आदेशों का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो भी आढ़ती एसोसिएशन सरकारों के आदेशों का पालन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 17 अप्रैल को पूरी दुनिया किसान संघर्ष दिवस के रूप में मनाती है। किसान जाड़ा, गर्मी और बरसात को सहते हुए हमारे लिए अनाज उगाते हैं। आज भी जब हम कोरोना संकट के चलते अपने घरों में रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब किसान अपने खेतों में तेज धूप और तमाम मुश्किलों के बीच डटे हुए हैं। हम सभी को अन्नदाताओं के इस योगदान को याद रखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।